जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू अगेन इन दिस पीएम क्लास। अच्छा बेटा, अब जो है इस वीडियो में हम एक केस ओटीक्यू करने जा रहे हैं इस वाली क्लास में। और ये सवाल है आपके पास, ये जो क्वेश्चन बेटा आपको नजर आ रहा है ये है रनफ कंपनी, मार्च जून 2024। और ये है आपके पास केस ओटीक्यू। क्या है आपके पास? केस ओटीक्यू। अच्छा बेटा, मैं ये सेफली अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं उससे पहले आप लोगों ने इस केस स्टडी को पढ़ लिया है, ठीक है। जो भी केस स्टडीज आपको नजर आ रही हैं आपने इसको पहले से रीड आउट किया हुआ है। मेरी असम्पशन है, अगर नहीं है तो वीडियो को इधर ही पॉज करें और फिर आप सबसे पहले इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। चले जी। अब बेटा मैं ये सेफली अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको रीड कर लिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए केस ओटीक्यू का ना एक स्टाइल अडॉप्ट करें, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसी को फॉलो करें। पता है क्या है? ये केस ओटीक्यू आ गए और आप बच्चे हैं एग्जाम में, आपको अभी नहीं पता। वैसे तो देख के समझ में आ गया यार, ये एमसी इज इक्वल टू एमआर की केस ओटीक्यू है। अच्छा अब बेटा पॉइंट क्या है, जैसे आपने केस देखा, हल्का फुल्का सा देखा, रीड नहीं किया, आगे बढ़े। आपने बोला ऑप्टिमल प्राइसिंग। ऑप्टिमल प्राइसिंग याद आना शुरू हो जाना चाहिए आपको कि यार ये तो प्राइसिंग के चैप्टर का है, एमसी इज इक्वल टू एमआर का है। सही है। ये आपके जहन में चीजें ना घूमनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा है। उसके बाद आपने आगे देखा, अच्छा ये तो वो है सेलिंग प्राइस का है, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आपको याद आया यार ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करा। ये आपको एक बात समझ आ गई कि ये प्राइसिंग के चैप्टर की केस होती क्यों है। सही है। अब बेटा जरा देखिएगा क्या लिखा है। अब जैसे आपको पता चल गया तो अब क्या होगा, केस पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, केस पढ़ने से पहले आपके जहन में एक चीज क्लियर हो गई है। केस पढ़ने से पहले आपके जहन में एक चीज क्लियर हो गई है कि ये जो केस ओटीक्यू है ये प्राइसिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राइसिंग। अब बेटा मैं रीड आउट कर रहा हूँ केस को, जरा मेरे साथ साथ रहिएगा। Runf company makes and sell a range of fitness equipment. Range का मतलब क्या हुआ? Range of fitness equipments for use in gymnasium and customer homes. यही जिम वगैरह की यूज करें। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि दे आर सेलिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है। इट करंटली प्रोड्यूसेस अ स्टेशनरी फिटनेस बाइसिकल कॉल्ड क्विक साइक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉल्ड व्हाट? क्विक साइक। It currently produces the stationary fitness bicycle। और प्यारे बच्चों उसने क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड क्विक साइक। आगे नीचे से देखो क्या लिखा हुआ है। द क्विक साइक, मैं इसको जरा अंडरलाइन कर रहा हूं। क्विक साइक, द क्विक साइक हैज अ डिमांड फंक्शन। ये रहा आपके पास, इसने आपको मेहरबानी की है, इसने आपको डिमांड फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड वेरिएबल कॉस्ट 230। बेटा वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्यार से मार्जिनल कॉस्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस एमसी, वेरिएबल। अच्छा मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल, ठीक है। इसने आपको दी हुई है। फिर नीचे लिखा हुआ है द कंपनी ऑल्सो बीन डेवलपिंग अदर टाइप ऑफ स्टेशनरी फिटनेस कॉल्ड फिट साइक। और नीचे लिखा हुआ है सेट ऑफ हैंड वेट्स पर ईयर। बेसिकली ये कंपनी तीन अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रही है। कितने प्रोडक्ट्स? तीन अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रही है। सही है बेटा, तो ये तीन अलग अलग किस्म के इनके हो गए प्रोडक्ट्स। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा था ना इसने, रेंज ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट। ये एक प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट और ये तीन प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसने आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दी है, दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल और ये तीसरे प्रोडक्ट की डिटेल है। मैं बाद में रीड करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा है? यूजिंग द ऑप्टिमल प्राइसिंग अप्रोच व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ क्विक बाइक। यानी कि ये प्रोडक्ट वन है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बेटा एक चीज आपको याद होनी चाहिए, एमसी इज इक्वल टू एम आर का है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं ये सेफली अज्यूम कर रहा हूं कि आपको याद है डेफिनेटली बेटा। अब क्या चीज है, अगर आपको याद हो, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। क्या पढ़ाया था बेटा आपको मैंने? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, सही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल कह लेता हूं मैं इसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल मैं इसको कह लेता हूं, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्राइस और डिमांड के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो कि हर 2 रुपए बढ़ने से 50 यूनिट कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है। तो पहले तो बेटा आप क्या करते हो, पहले आप करते हो एनालाइज पैटर्न, एनालाइज पैटर्न ऑफ डिमांड एंड क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद हम बनाते हैं डिमांड इक्वेशन।
क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? डिमांड इक्वेशन। और डिमांड इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। उसके बाद हम लोग बनाते हैं नंबर 3 पे MR की इक्वेशन। और MR की इक्वेशन क्या होती है? A माइनस टू बी क्यू। राइट, ऐसा ही होता है। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी। और ऑप्टिमल क्वांटिटी कैसे आती है? जब MC इज इक्वल टू MR होता है। और फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस। ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस। और ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस आती है डिमांड इक्वेशन से। ठीक है, यहां से आती है डिमांड इक्वेशन से। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? प्लेस क्यू इन स्टेप नंबर 2, ये काम करते हैं। और ये आप लोगों के टॉपिकल लेक्चर में ये चीज कवर हो चुकी है। इस वक्त ये वाली जो क्लास है, ये टॉपिक की क्लास नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है। किसकी क्लास है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अच्छा, अब जरा देखिएगा, क्विक साइक के ऊपर बात कर रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के पास आपके रजिस्टर में नोटिंग हुए होंगे। आई एम वेल एज्यूमिंग, डेफिनेटली बेटा। अब ये क्विक साइक प्रोडक्ट माने 3 प्रोडक्ट्स हैं। क्विक साइक, फिट साइक और हैंड वेट्स। 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं बेटा, इसमें क्या लिखा? अच्छा, मैं जो भी सॉल्व करूंगा इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सॉल्व करूंगा। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग द ऑप्टिमल प्राइसिंग मॉडल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ क्विक साइक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? बेटा आप जरा मेरी बात सुनो। ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस, इसने डायरेक्ट आपसे स्टेप नंबर 5 पूछा है। लेकिन स्टेप नंबर 5 के लिए आपको सारे स्टेप्स गुजारने पड़ेंगे। एनालाइज द पैटर्न, उसकी जरूरत नहीं है। डिमांड इक्वेशन इसने बना के दी, हम यहां से शुरुआत करेंगे। देखो डिमांड इक्वेशन ये रही, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है। हमने स्टेप नंबर 3, 4, 5 से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको इसी बच्चों वाले अंदाज में सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा अगर मैं इसका सोल्यूशन करने के लिए जाऊँ, तो जो स्टेप नंबर 1 है वो हुआ है, स्टेप नंबर 2 वो भी हुआ है, वो बल्कि गिवन है। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 बेटा क्या गिवन है आपके पास? डिमांड इक्वेशन 893 माइनस 0.009 क्यू। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू 893 माइनस 0.009 क्यू। 893 है ना? हाँ, 893.009 क्यू। ठीक है बेटा, ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 में बेटा क्या होता है? हमने निकालनी है MR। और MR की इक्वेशन क्या है बेटा? A माइनस टू बी क्यू। तो MR क्या हो जाएगा बेटा? 893 माइनस 0.009 और आगे क्यू। तो MR की इक्वेशन बेटा कुछ बच जाएगी बेटा, यूज योर कैलकुलेटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.009, ये बन जाएगा 893 माइनस 0.018 क्यू। ठीक है, ये आपके पास बन गई है MR की इक्वेशन। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है आपके पास? स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 में क्या है बेटा? स्टेप नंबर 4 में है आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी। क्या है? ऑप्टिमल क्वांटिटी। स्टेप नंबर 4 में क्या है बेटा? आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी। और ऑप्टिमल क्वांटिटी कब होती है? जब आपके पास MC इज इक्वल टू MR हो। MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ बच्चों, मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल मींस 1 एडिशनल। तो ये क्या है आपके पास? 230 गिवन है यार, ये भी गिवन है 230। ठीक है, ये मैं स्टेप वाइज देखो, अगर मैं अकेला सॉल्व करूँ ना अपने लिए एज अ लर्नर भी, के मैंने अपना कोर्स रिवाइज कर लिया है, तो बेटा पता है क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको कैलकुलेटर पे लिख के फटाफट सॉल्व कर दूंगा। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लगता है, मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, एक एक दो दो स्टेप, ताकि बाद में भी अगर आपको लेक्चर देखने का हो तो फिर आपको ये चीज आपके पास बच्चों वाले अंदाज में पता होनी चाहिए। तो बेटा MC कितनी है यहाँ पर आपके पास? 230। सो व्हाट आई विल गोना डू, मैं MC के आगे लिख दूंगा 230 और MR के आगे पूरी इक्वेशन 893 माइनस 0.018 क्यू। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स का उसूल है कि आपको यहां पर क्यू निकालना है ना, क्यू निकालना है। तो क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको बाद में छेड़ेंगे। पहले जो अकेले फिगर है उसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाते तो साइन चेंज हो जाती है। तो बेटा अब क्या होगा? 230 माइनस 893 इज इक्वल टू माइनस 0.018 क्यू। तो इसका जो आंसर आएगा 230 माइनस 893, ये हो जाएगा माइनस 663 इज इक्वल टू माइनस 0.018 क्यू।
ठीक है, तो -663 डिवाइडेड बाय -0.018 इज इक्वल टू क्यू। क्यू निकालना है ना हमें, तो बेटा क्यू का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0.018। बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3683। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 368333। 368333। ठीक है बेटा, 368333 आपके पास आंसर आ जाएगा। आ जाएगा 36833, सॉरी, यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब जरा हम ध्यान से सुनना। एक चीज आप सब बच्चों को पता है कि अगर आप ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे, ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करोगे, तो आप लॉस में भी आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए, अल्फाज पे गौर, ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए आपको सेलिंग प्राइस कम करनी है। तो हमने ज्यादा की लालच नहीं करनी, हमने इतने यूनिट्स बेचने, यानी कि अगर मुझको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इतने यूनिट्स बेचने चाहिए। ठीक है, अब इतने यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा? ये होगी आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी। क्या है ऑप्टिमल? लेकिन ये पूछा नहीं है ऑप्टिमल क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू अर्न या इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कंपनी शुड सेल 36833 यूनिट्स। अब सवाल ये है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी। अब यही चीज तो है, मुझे इतने यूनिट्स बेचने हैं। अब इतने यूनिट्स बेचने के लिए मैं कितनी सेलिंग प्राइस रखूं? अगर मेरा एक टारगेट है मुझे इतने यूनिट्स बेचने, देखो अभी करंटली कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगी, उसको दफा करें जो भी है। अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करूंगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो मुझे इतने यूनिट सेल आउट करने हैं। इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए क्या करना है? ऑप्टिमल प्राइस के लिए प्लेस करेंगे क्यू, यानी कि जो भी क्वांटिटी आई इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज द डिमांड इक्वेशन। क्या है? डिमांड इक्वेशन। दिस इज माय डिमांड इक्वेशन। ठीक है, ये रही गिवन। तो ये जो आपके पास डिमांड इक्वेशन है ना बेटा, बेसिकली डिमांड इक्वेशन यूजफुल होती है, बोलो खुद से, डिमांड इक्वेशन यूजफुल होती है, डिमांड इक्वेशन यूजफुल होती है ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। किसको कैलकुलेट करने के लिए? ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। सही है, तो यहां पर ये जो बेटा आपके पास ये जो डिमांड इक्वेशन है ना, ये डिमांड इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन, बेटा डिमांड इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? इसको स्टेप नंबर 2 में डाल दूंगा, यानी कि इतने यूनिट्स मुझे बेचने हैं, तो मैं प्रॉफिट में होऊंगा। अब इतने यूनिट्स बेचने के लिए मुझे अपनी सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल गोना डू, अब हो जाएगा बेटा आपके पास स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 बेटा, अब मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? प्लेस क्यू इन द डिमांड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो P इज इक्वल टू 893 माइनस 0.009 क्यू। तो P इज इक्वल टू 893 माइनस 0.009, और Q की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? 36833। तो ये बेटा आप अपनी कैलकुलेटर में प्लेस करें, 36833 मल्टीप्लाई बाय 0.009, ये हो जाएगा आपके पास 893 में से माइनस करो आंसर 561.5, 561.5, यानी कि ये रहा 562, राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या होगा? अब जरा पूरा कॉन्सेप्ट लीजिएगा बेटा। होगा क्या कॉन्सेप्ट आपके पास? ये होगा कि मैं अपनी दुकान पे बोर्ड लिख के लगा दूंगा कि एक यूनिट 562 का है। एक यूनिट कितने का है बेटा? 562 का है। तो ये प्राइस देख के मेरी डिमांड एडजस्ट हो जाएगी, इतने यूनिट्स बिक जाएंगे।
इससे ज्यादा की लालच करूंगा तो लॉस में आ जाएगा। अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा 500 से 600 कर देता हूं तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। जब यूनिट्स ही कम बिकेंगे तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो बेटा अल्टीमेटम क्या हुआ आपके पास, प्यारे बच्चों, अल्टीमेटम आपके पास ये बना कि मुझे अपनी शॉप पे इतनी रुपीस का टैग लगाना चाहिए तो इतना यूनिट्स बिक जाएंगे और ये मेरा एक ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। ये आपके पास एक इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है बेटा, दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। तो आप इसको साथ साथ कॉपी करें, वीडियो पॉज करें, वॉट एवर, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, वॉट एवर। चले जी, नाउ बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब क्या लिखा हुआ है आपके पास, इस ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, देखो क्या लिखा है। बेस्ड ऑन रिसर्च कमीशन्ड, at what selling price would be demand for fit cycle, demand for fit cycle be zero। एक मिनट, ये फिट साइक की बात कर रहा है, यानी कि अब मुझे ये चीज पढ़नी पड़ेगी, अब मुझे ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिट साइक कम नहीं, दोबारा से देखो क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन द रिसर्च एट व्हाट सेलिंग प्राइस द डिमांड विल बी जीरो। बेटा आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, यस और नो, ये अभी हमने पढ़ा है। तो बेटा अब इसमें मैं आपको बता दूं P क्या होता है। P होता है आपके पास ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस। Q क्या होता है, ऑप्टिमल क्वांटिटी। B क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही होता है ना। लेकिन A क्या होता है, ए ही तो पूछा है इसने, कौन सी सेलिंग प्राइस ऐसी होती है जहां पे डिमांड जीरो होती है, ये होता है। तो ए क्या है बेटा, दैट सेलिंग प्राइस वेयर डिमांड इज जीरो। ठीक है, और इस ए का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस ए का एक फॉर्मूला होता है। और बेटा ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम ए निकालेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, करंट सेलिंग प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस। फिर ऊपर हम लोग लिखेंगे करंट क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाय द वे। फिर क्या होता है बेटा आपके पास, चेंज इन क्वांटिटी, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हो चेंज इन प्राइस, चेंज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी फिगर्स आपको ऊपर दी हुई होंगी वो आपने इस फॉर्मूले में रखनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। इसने आपसे सिंपल लैंग्वेज में एक चीज पूछी है, कौन सी सेलिंग प्राइस पर उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी। सो आए बेटा फिट साइक के बारे में जरा रीडिंग करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द कंपनी हैज आल्सो बीन डेवलपिंग अनदर टाइप ऑफ स्टेशनरी, और इस स्टेशन जो भी है यार, इसका नाम इसने क्या रखा हुआ है, फिटनेस बाइसाइकिल कॉल्ड फिट साइक, which is about to launch. It has commissioned some research which has established that at a price of 500, the demand is 20,000. 500 पे डिमांड कितनी है, 20,000। The research also noted that for every 8 increase, the demand would expected to fall by 1,000. तो बेटा यहाँ पर क्या चीज चल रही है, अगर आपको मैं यूं बोलूं कि प्राइस 1 है आपके पास $500, सही है, प्राइस 2 अगर इंक्रीज हो जाएगा 8 से, अगर इसमें मैं 8 इंक्रीज कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा 508, राइट। अच्छा, इसी तरह Q1 एंड Q2, Q1 यानी कि क्वांटिटी 1 कितनी है, 20,000, 20,000। ठीक है, और अगर $8 इंक्रीज करते हैं तो डिमांड 1000 से नीचे गिर जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा आपके पास 19,000। ठीक है, ये हो गया P1 Q1 P2 Q2, ये इसमें सिनेरियो आपको दिया हुआ है। दैट्स इट, वेरी सिंपल पॉइंट। अब ये इस वक्त के करंट हालात है, ये इसकी एनालिसिस है, ये एनालिसिस है, इसको कहते हैं, ये वाला स्टेप नंबर 1, एनालिसिस द पैटर्न ऑफ डी एंड क्यू। सॉरी सॉरी, एनालिसिस द पैटर्न ऑफ डी एंड क्यू नहीं, ये पी एंड क्यू होना चाहिए ना, सॉरी, ये पी एंड क्यू है, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी। ठीक है, पी फॉर प्राइस एंड क्यू फॉर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, अब ये चेक करो ये क्या लिखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं, इसको जरा यहाँ पर फॉर्मूले पे रख लेते हैं। करंट सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा आपके पास, करंट सेलिंग प्राइस हमारे पास 500, करंट क्वांटिटी कितनी है, 20,000,
चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 1000, चेंज इन प्राइस कितनी है 8। कैलकुलेट कर लो, आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। सब मैथमेटिक्स का रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा होता है उसको सॉल्व करते हैं। आप करो 20,000 लिखो, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 500, 660। इसका मतलब 660 की अगर आपकी जो प्राइस होगी ना, 660 की जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी, उधर आपके पास डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल टास्क नहीं था इसमें भी, कुछ भी मुश्किल टास्क इसमें नहीं था। इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आपके पास देखो, इफ रनफ कंपनी सेट अस, ये बेटा बात कर रहा है हैंडवेट्स की। अब ये आपके पास तीसरे प्रोडक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, तीसरे प्रोडक्ट की। ये किसकी बात कर रहा था आपके पास, पहले प्रोडक्ट की क्विक साइक की, फिर फिट साइक की, और अब आपके पास बेटा किसके बारे में बात कर रहा है, हैंड वेट्स, यानी कि ये थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, थर्ड प्रोडक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, सही है, पहले काम करें उसकी केस स्टडी तो देख लें क्या हो रहा है। तो चेक करो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रहा। इट ऑल्सो सेल्स 48,000 यूनिट ऑफ हैंड वेट्स पर ईयर। Based on this activity level, selling price and cost information is given below. ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस 36, वेरिएबल कॉस्ट 5, फिक्स कॉस्ट 2। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ द हैंड वेट इज दिस। ये बेटा डिमांड फंक्शन आपको दी हुई है। अगेन इसने आपको डिमांड इक्वेशन बना के दी है। And Runf company has 75,000 sets in inventory and want to sell them all in the coming year. ये आपके पास डिमांड दी हुई है, राइट। आप जरा चेक करना मोसेस बच्चों, देखो इसने क्या लिखा है, सवाल पे जरा सबसे पहले फोकस करो, क्या कह रही है आपसे। ये आपसे कह रहा है, इफ रिन कंपनी सेट द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल 75,000 यूनिट्स, व्हाट वुड बी द टोटल प्रॉफिट अर्न। ये देखो बेटा, ये एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है, गौर से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, इफ रन कंपनी सेट अ प्राइस इन ऑर्डर टू सेल 75,000, इसका मतलब क्या है, डिमांड इक्वेशन क्या है बेटा, 84 माइनस 0.001 क्यू। मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल टू 84 माइनस 0.001 क्यू। ये कंपनी कितने यूनिट्स बेचना चाहती है, 75,000। तो 75,000 यूनिट्स बेचने के लिए ये क्यू है ना हमारा, कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मैं लिख देता हूँ क्या इसमें, बट आपको बच्चों वाले तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 माइनस 84 9, कितनी आ रही बेटा 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है $9 पर यूनिट। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 36 क्यों है। बेटा 36 तो 48,000 यूनिट्स बेचने के लिए ना। अगर मैं अगर मैं अपनी दुकान पे लिख के लगाता हूँ $36 पर यूनिट, तो 48,000 यूनिट्स बिकेंगे। ये P1 है, Q1 है, सही है। अब अगर मैं अपनी दुकान पे ज्यादा यूनिट्स बेचना चाहता हूँ 75, तो मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो 9 रुपए करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू सेल 75,000 यूनिट्स, कंपनी शुड चार्ज $9 पर यूनिट की
सेलिंग प्राइस। ऐसा ही है, बेहतरीन हो गया। क्या हो गया? बेहतरीन। अपने अपने पार्ट पे बोले क्या हो गया, बोलो बेहतरीन हो गया। पर ये आंसर ही नहीं है। आंसर कह रहा है इस लेवल पे, इस लेवल पे प्रॉफिट निकाल भाई, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना है आपने। सही है। अब जरा कॉन्सेंट्रेट। हाँ बेटा, अब यहां पर 75,000 है और 9 की आपके पास सेलिंग प्राइस है। अब यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट छोटी सी। सेल्स 9 मल्टीप्लाई बाय 75,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी तो है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट चेक करो कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी $5। बेहतरीन हो गया। वेरिएबल कॉस्ट है $5 मल्टीप्लाई बाय 75,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब बेटा जरा अब इसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अच्छा, या तो नेट प्रॉफिट लिखा होगा या टोटल प्रॉफिट। हाँ, या तो नेट प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट, बात एक ही है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 75, इट इज 675,000। अब ये देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर इसने ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये सेल्स है, इसने प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एक ही बात है। 5 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो गया बेटा 375। 675 माइनस 375, तो 300 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये देखो, कंफ्यूज करने के लिए इसने ये भी दिया हुआ है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब आपको माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। अच्छा बेटा, अब मेरी बात बहुत ज्यादा अटेंशन से सुनिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, टोटल का मतलब होता है, अच्छा नेट प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट पर यूनिट, इसलिए जब टोटल का मतलब आता है तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर आता है। टोटल का मतलब क्या होगा बेटा? ऑन द एंटायर वॉल्यूम। ऑन द एंटायर वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा बेटा, फिक्स कॉस्ट के ऊपर आते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जरा। ये देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2। होता क्या है, ये आपका करंट लेवल है। होता क्या बेटा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऊपर आप रखते हो बजटेड फिक्स कॉस्ट, नीचे आप रखते हो बजटेड एक्टिविटी। एट दिस लेवल, इस लेवल पर, यानी कि इस 48,000 पर जो कॉस्ट है वही आपकी पीरियोडिक कॉस्ट कहलाती है। यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? $2। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स मुझे नहीं पता, बजटेड एक्टिविटी है 48,000, तो फिक्स कॉस्ट इसको यहां से मल्टीप्लाई करके आती है। यानी एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट $2 है और 48,000। जरा इसको बेटा मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आता है, बल्कि आप चेक करें कितना आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000, ये बना आपके पास कितना? 96,000। अच्छा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी की फिक्स कॉस्ट 96,000 ही है। कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 96,000। उसने 48,000 के ऊपर डिवाइड करके ये आंसर आपको दिया था। तो दिस इज द ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट। ये क्या बेटा आपके पास ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है कि भाई मेरी महीने की या साल की जो भी टाइम पीरियड है, मेरी ये फिक्स कॉस्ट है। उसने इसको 48,000 यूनिट्स के ऊपर स्प्लिट डाउन किया हुआ था और हमें दिया था। सही है। अब सोचें, चाहे मैं 1 यूनिट बेचूं, चाहे 2 यूनिट, चाहे 48,000 या चाहे 75,000, मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा आपके पास? 96,000। और ये आपके पास कैसे आई थी? 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000, ये आपके पास फिक्स रहेगी। तो बेटा अब आप चेक करो, 300 में से 96 माइनस करो, 204। नेट प्रॉफिट आ गया टोटल में। टोटल का मतलब होता है सारे वॉल्यूम के ऊपर। ये रहा आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही बेटा, आपके पास क्या बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट 204 हमारे पास क्या आ गया बेटा? यहाँ पर ऑप्शन बी आ गया। ये आपके पास नेट प्रॉफिट है या टोटल प्रॉफिट है। टोटल का मतलब होता है ऑन द एंटायर वॉल्यूम, पूरे 75,000 पे। तो ये क्या है आपके पास? अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, आसान लैंग्वेज में,
ये जो पूरी डिमांड का ये जो फंक्शन होता है ना, इसका मतलब बेटा ये बना आपके पास इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास ऑप्टिमल क्यू क्या है 75,000, आपके पास ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस कितनी है $9, और इसके ऊपर आपके पास ऑप्टिमल प्रॉफिट होगा कितना $204, 204,000। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर आपने ज्यादा यूनिट्स बेचने की लालच की तो सेलिंग प्राइस कम करना पड़ जाएगी, भाई नुकसान पे आ जाओगे, इसमें रहो खुश रहोगे। तो ये क्या आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। क्यों इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि डिमांड और प्राइस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इधर प्राइस छेड़ी डिमांड छिड़ जाएगी, इधर प्राइस को आपने फेवरेबल छेड़ा डिमांड वापस आ जाएगी। सो दैट्स अ पॉइंट, ये आपके पास ये है। तो खैर इस वाले सवाल का आंसर कितना हो गया बेटा 204, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करें या जो भी है आप इसको रीड करें, कैप्चर करें, लिखें, व्हाटएवर जो भी है, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। सही। अच्छा एक बात मैं आपको जरा बता दूं बेटा, फिक्स कॉस्ट के हवाले से, फिक्स कॉस्ट आपकी यही रहेगी। अगर यहाँ पर 75,000 के बजाय 50,000 यूनिट्स भी होते तब भी फिक्स कॉस्ट ये रहती। फिक्स कॉस्ट वो थी जो इनिशियली आप एस्टिमेट करते हो बेटा। मैं आपको एक काम करता हूँ, यूं बताता हूँ, फिक्स कॉस्ट कितनी है 96,000। आप यूं समझो, मैंने अपनी आज अभी एक अपना ऑफिस रन करना है, मैंने बोला 96,000 की फिक्स कॉस्ट है। फिर मैंने कहा यार मैं 48,000 यूनिट्स तो बेच ही लूंगा, तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ गई 2। तो ओरिजिनली एस्टिमेट कितना क्या था 96,000। अब इसको आप भूल जाए, ये भूल जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए, 96,000 की फिक्स कॉस्ट है, राइट। अब जब 96,000 की फिक्स कॉस्ट है, मैंने उसको इनिशियली एट द स्टार्ट 48,000 पे स्प्लिट किया था, छोड़ दो स्प्लिट करना, भूल जाओ। अब अगर 96,000 की मैं फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट कर रहा हूं, यूनिट्स जितने भी हो 96,000 की फिक्स कॉस्ट रहेगी ना, सही है। सो लिहाजा पॉइंट क्या बना प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मोजेस बच्चों, पॉइंट क्या बना कि इसने इनिशियली इस पे स्प्लिट डाउन कर दिया था, और साफ साफ लिखा हुआ है 48,000 पे एट दिस एक्टिविटी लेवल। इस एक्टिविटी लेवल के ऊपर आपके पास ये सिनेरियोज नजर आ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये सिनेरियोज जो है ना वो आपके पास नजर आ रहे होते हैं इस वाली एक्टिविटी लेवल के ऊपर। सॉरी, ये आपके पास 204 का आ गया। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट रिलेटेड टू द फिक्स कॉस्ट। हो गया बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी। मुबारक हो, 3 सवाल सॉल्व कर लिए हमने, एक केस ओटीक्यू है ना इसकी। आगे बढ़े बेटा, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेजी में पूछ रहा है भाई। Runf company has also recently developed a new electronic fixed device for tracking an individual's daily activity। डेली एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, जिस तरह नॉर्मली आपके पास सैमसंग के फोन में भी है ना, वो वॉक करने का वो आता है, क्या कहते हैं, मीटर, आज आपने कितनी वॉक की है, ये वो, खैर एनीवेज ये डिवाइस बना रहा है। अब इधर आप सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। बल्कि एक काम करो बेटा, एक काम करो सारे बच्चे, इस सवाल को जरा रीड करो वीडियो को पॉज करके, और जो भी आपके जहन में आ रहा है जो भी, उस पर जरा टिक कीजिएगा कि यार मेरी नजर में ये ऑप्शन होना चाहिए। जो भी, वीडियो पॉज करें और अटेम्प्ट करें, वेट करना 1 मिनट वेट। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है। और क्या करना है बेटा, अपने आप को टाइम दो, 4 और 5 खुद रीड करो। आप बोल लो भाई इसका ऑप्शन है, इसका भी ए, बट ठीक है खत्म कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे बेटा सारे लेक्चर जो देख रहे हैं, वीडियो को इधर ही पॉज करें, इसको दोनों को रीड करके एटलीस्ट मार्क करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट, पॉज द वीडियो एंड डू इट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने पास टिक मार्क कर लिया है। रन कंपनी हैज आल्सो डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस, और ये जो भी है बेटा, इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट, हाँ नया प्रोडक्ट है, would indicate that market skimming pricing strategy would be suitable when it is launched। बेटा मार्केट स्कीमिंग,
अच्छा अब देखो, अच्छी बात है ना, आपका बेटा इसके साथ साथ टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। स्कीमिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, शुरुआत में महंगा लॉन्च करते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, चार्जिंग हाई सेलिंग प्राइसेस एट द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। एट द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, अब क्या है, इसने क्या बोला है कि कौन सी चीजों में सूटेबल है। बेटा अगर आप टॉपिकल वीडियो में आपको याद हो तो ये कब सूटेबल होता है, ये सूटेबल होता है जब आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा हो, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपके पास क्या हो बेटा, ज्यादा हो। जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट इस्तेमाल जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता है, नया प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपके पास ज्यादा है, ठीक है। और बेटा एक और पॉइंट इसका ये आता है कि जब आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इनइलास्टिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, इनइलास्टिक, ठीक है। सो नॉर्मली ये आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेट्रा, बेटा जो भी आपके पास नॉर्मली, जब आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो अर्न करना चाहती है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, द फिटनेस डिवाइस हैज अ 3 ईयर लाइफ साइकिल, बिल्कुल बेहतरीन। स्कीमिंग का मतलब क्या है, हाई प्राइसेस, 3 साल की लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो लॉन्ग लाइफ की होती है यार, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस, ठीक है ना, माउस तो बिकता ही रहता है। हाँ अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्ग लाइफ होती है ना, ये लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स होती है। इसकी सिर्फ 3 साल की लाइफ है, तो महंगा बेचो, 3 साल में जितना हो सके अपना मुनाफा कमा लो, बेहतरीन। नंबर 2, द कंपनी हैज इनकर्ड हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी होगा बेहतरीन, यानी कि 1 और 2 तो है, 1 और 2 तो है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला ऑप्शन कटेगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है। नंबर 3, द कंपनी वांट्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट इनटू द मार्केट। डिस्करेज न्यू एंट्रेंट, बेटा ध्यान से सुनना, मैं ऑलरेडी एक जगह पर काम कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, कोई नया कॉम्पिटिटर आने वाला है, मैं चाहता हूं कि वो मार्केट में आए ही नहीं, तो इसके लिए मैं अपनी प्राइस बढ़ाऊंगा थोड़ी, कम करूंगा। पता है क्यों, देखो जब कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा ना तो वो प्राइस कम रखेगा। मैं आपको अज्यूम ऐसे रैंडम फिगर्स ले लेते हैं। अभी सपोज करो ये प्रोडक्ट मैं 10 रुपए में बेचता हूँ और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहा हूँ, नया कंपटीटर आएगा वो 9 रुपए कर देगा, 8 रुपए कर देगा, ताकि मेरे कस्टमर वहां चले जाए, एग्रीड। मैं चाहता हूं नया कॉम्पिटिटर आई नहीं, मैं इस प्रोडक्ट को 7 रुपए कर देता हूँ, 6 रुपए कर देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचो, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराना बंदा बैठा हूं मार्केट में, मैं नए को आने नहीं दे रहा, तो मैं अपनी प्राइस कम कर दूंगा। तो जो कस्टमर है ना, कस्टमर की साइकोलॉजी, वो बोलेगी यार हारिस सनीफ लिमिटेड ने इतनी सेलिंग प्राइस कम कर दी है और ये तो नया आ रहा है, वो 6 रुपए में बेच ही नहीं सकता, नया आ रहा है 6 रुपए में बेच ही नहीं सकता बेटा, वो क्यों नहीं बेच सकता। पहली बात तो वो नया है, उसको कारोबार की या उस प्रोडक्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स वैसे ही कम है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। मैं चाहता हूँ वो आए ही नहीं, मैं अपना प्रोडक्ट पहले से ही सस्ता कर देता हूँ, ये ले, कस्टमर किधर भागेंगे। सो आई डोंट वांट टू एनकरेज, आई वांट टू डिस्करेज कि नया कॉम्पिटिटर आए नहीं। तो उसके लिए बेटा, इसके लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग सूटेबल होती है। पेनिट्रेशन, देखो मैं जब ये एमटीक्यूज या कोई भी सीआरक्यू करवा रहा था तो उसमें मैं आपको टॉपिक भी रिवाइज करवा देता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ना वो चीज नजर आ जाती है। तो यहाँ पर बेटा पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है ना ये सूटेबल है। क्यों, लो प्राइसेस एट स्टार्ट, लो सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दूंगा, कस्टमर ने कहीं जाना ही नहीं है मेरे पास से, तो हारिस भाई आप अपनी प्राइस कम कर दो, खत्म, नया तो आने वाला। तो ये डिस्करेज वाला उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये तो क्रॉस हो गया, तो जहां जहां 3 है उस सबको कट कर दो, बचा आपके पास ये 1 2 4, लेकिन 4 पहले पढ़ना है, एवं लपेटना नहीं है आपको, चवल नहीं मारनी आपने, पूरा पढ़ना है इसको। नंबर 4, द फिटनेस डिवाइस इज करेंटली द फर्स्ट काइंड ऑफ इट। फर्स्ट काइंड ऑफ इट मतलब ये न्यू, न्यू के ऊपर बात कर रहा है, ये फर्स्ट है ना, पहली दफा की चीज है, तो 4 है, हाँ भाई बिल्कुल सही। तो 1 2 4 आपके पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया, बेहतरीन, जिस जिसने इसको सी लगाया बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है कि जब टीचर कोई सवाल करवा रहा है और आपको लेक्चर में बोल रहा है टीचर के भाई वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और आपका सही आंसर हुआ है, तो आपके अंदर ना एक मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन आएगी क्या होगा, इस मोटिव, अच्छा गलत हुआ तो भी मोटिवेशन आनी चाहिए,
गलत होने पे स्वैड होकर नहीं बट मेरा तो गलत हो गया, मेरा तो पेपर में भी गलत हो जाएगा, मेरा तो ये हो गया, मैं 50 पता नहीं लाऊंगा कि नहीं, बहुत डायरेक्ट पास फेल का फतवा दे देते हो। इस किस्म की हरकतें नहीं करने, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। गलत हो गया तो भी मोटिवेशन है, यार मेरा गलत हो गया, मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। अब मोटिवेशन टू लर्न, मोटिवेशन टू लर्न। अच्छा सही हो गया तो चौड़े नहीं हो जाना, मेरा सही हो गया, नहीं मैं तो ये, मैं तो 100 में से 100 ले आऊंगा, चुप। तो फिर आपने क्या करना, अगर सही हो गया तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन टू मूव ऑन, तो मोटिवेशन इज ऑलवेज देयर। गलत होने पे वो सैड बना के नहीं बैठ जाना फेस, तो मेरा गलत हो गया, मेरा ठीक है, तो इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गलत हो गया तो मोटिवेशन टू लर्न है, सही हो गया तो मोटिवेशन टू मूव ऑन है। बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है, थिंक पॉजिटिव, यू विल अचीव पॉजिटिव इंशाल्लाह। अब बेटा अब आ जाओ 5, नंबर 5 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? नंबर 5 पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ट्रू। एक काम करते हैं, मैं तो आपको फौरन बता दूं इसका ऑप्शन क्या है। एक काम करते हैं, 2 मिनट लगाते, क्विक रिव्यू कर लेते पीईडी का, ठीक है ना, तो आपको फिर अंदर से फीलिंग आएगी, अरे ये सर ने तो सवाल के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया, बेहतरीन। बेटा सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, पीईडी होता क्या है? पीईडी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक है आपके पास सेलिंग प्राइस और एक है आपके पास डिमांड। सेलिंग प्राइस, डिमांड। डिमांड, डिमांड बैठे बैठे खुद नहीं छिड़ती। रूल क्या है? अगर सेलिंग प्राइस को छेड़ोगे तो डिमांड छिड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है, जो आपके पास लॉ ऑफ डिमांड है ना, क्या प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या कहता है कि अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ानी है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? आपकी डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्शन कहां होता है? सेलिंग प्राइस में। रिएक्शन कहां होता है? डिमांड में। रिएक्शन, और रिएक्शन हमेशा इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स। अब देखो ना, एक रिएक्शन होता है, एक एक्शन होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल दूं। एक बंदा ना गुस्से में बैठा है, मैंने उसको जाके गुदगुदी कर दी, तो वो गुस्से में आ जाएगा मजीद। एक बंदा ऑलरेडी गुस्से में बैठा है, मैंने उसको लगा दी एक और, तो वो और गुस्से में आ जाएगा। तो मेरे एक्शन से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे इस एक्शन से डिमांड में कितना रिएक्शन आता है, इस चीज की मेजरमेंट का नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड कैसे रिएक्शन देगी इन व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपके पास रिस्पॉन्स। क्या है बेटा? रिस्पॉन्स। तो फटाफट एक क्विक रिकैप ले लो, एक क्विक क्विक रिकैप के लो, ले लो, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको रिकैप दे दूं फटाफट। बेटा अब ये क्या है? पीईडी, ये मेजर करता है, क्या करता है? मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड, ये रिएक्शन, द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज अ चेंज इन सेलिंग प्राइस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन सेलिंग प्राइस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन सेलिंग प्राइस। अच्छा बेटा आप जरा चेक करना, when measure the response of demand when there is a change in selling price। अब मैं आपको याद करने का ना, याद कराने के लिए इतना सिंपल नुस्खा बता देता हूँ पीईडी। बेटा ये जो लफ्ज है ना डेल्टा, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज चेंज। क्या है बेटा? परसेंटेज चेंज। अब आप मुझे बताओ, पहला चेंज किस में आएगा? प्राइस में। मेरे अल्फाज चेंज। बुनियादी चेंज किस में आएगा? प्राइस में। अब इंग्लिश में बोल रहा हूं, बेसिक, बेस चेंज किस में आएगा? प्राइस में। बेस नीचे वाली चीज को कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर नीचे क्या होता है? नीचे आएगा डेल्टा पी, ऊपर आ जाएगा डेल्टा क्यू, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? पीईडी इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। गलत, ये तो उल्टा बता रहा है, ये बोल रहा है, सॉरी, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये कह रहा है ये। तो ये तो गलत लिखा है ना, ये तो उसे चवल मार रहा है, उलट लिखा हुआ है। सही सही करेक्ट फॉर्मूला तो ये है, बेसिक चेंज में तो ये आ गया। नंबर 2, अच्छा बेटा ये हो गया आपके पास। नंबर 2 के हवाले से भी बता देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बेटा अब क्या होता है आपके पास? अब होता ये कि आपके पास ना 3 किस्म के आंसर्स आएंगे पीईडी के। तो अगर आपके पास पीईडी का आंसर, अगर आपके पास पीईडी का आंसर फॉर एग्जाम्पल
एक सेकेंड बेटा, पीईडी का आंसर आपके पास आता है ग्रेटर देन 1, तो डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इज इलास्टिक। अगर लेस देन 1 आता है तो डिमांड इज इन इलास्टिक। अगर आपके पास इज इक्वल टू 1 आता है तो उसको हम कहते हैं डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अब काम की बात इधर आएगी, काम की बात इधर आएगी। सर ये इलास्टिक नहीं है भाई, इलास्टिक है। ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये क्या चीज है? सबसे पहला पॉइंट, इलास्टिक का मतलब पता है क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है एग्रेसिव चेंज। एग्रेसिव चेंज का मतलब पता है क्या है? एक बंदा ना बैठा हुआ गुस्से में, मैंने हल्की सी गुदगुदी कर दी, उसको इतना गुस्सा आ गया उसने थप्पड़ लगा दिया। अरे मैंने तो हल्का सा छेड़ा था, उसका इतना गहरा रिएक्शन आया। इसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब ये होता है बेटा, इलास्टिक का मतलब होता है आपने सेलिंग प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई, डिमांड गुस्से में आके पागल होके नीचे गिर गई, यानी प्राइस बढ़ाई 1 रुपए की, डिमांड गिर गई ठक करके 200 यूनिट्स की। इतने सी चेंज में बहुत ज्यादा गहरा रिएक्शन, वो कहलाता है इलास्टिक। वो क्या कहलाता है? इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का बेटा बेसिकली मतलब क्या होता है आपके पास? इलास्टिक का बेसिकली मतलब होता है कि स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीज होगा सेलिंग प्राइस, स्मॉल इंक्रीज होगा सेलिंग प्राइस, और ग्रेटर डिक्रीज होगा डिमांड में। यानी कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई, डिमांड पागल हो गई। डिमांड क्या हो गई बेटा? पागल हो गई। स्मॉल चेंज इन सेलिंग प्राइस और ग्रेटर फॉल इन डिमांड। ये मैं आपको आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। ये क्या हुआ बेटा आपके पास? ग्रेटर फॉल इन डिमांड। ठीक हो गया? बोलो बेहतरीन हो गया। खुद से बोलो, मैं तो आप लोगों को सुन नहीं सकता। बोलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब आ जाओ इलास्टिक, इन इलास्टिक। ये क्या है? ये इन इलास्टिक पता है क्या है? एक बंदा ना खामोश बैठा हुआ है, मैंने उसको गुदगुदी नहीं की, मैंने इसको हल्का सा ना यूं किया, उसने आगे से मुझे बोला अबे यार नहीं, तंग नहीं कर यार, जा। यानी कि मैंने सेलिंग प्राइस में चेंज किया है, उसका रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं था, हल्का सा रिएक्शन। कहता है जा यार अभी बात नहीं करनी, मूड खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज किया सेलिंग प्राइस में, इंक्रीज किया सेलिंग प्राइस में, लेस रिएक्शन आया डिमांड में, यानी कि लेस फॉल इन डिमांड। ठीक है, लेस फॉल इन डिमांड। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं स्लो रिस्पॉन्स देना। क्या देना? स्लो रिस्पॉन्स देना। और इसको हम बोलेंगे फास्ट एग्रेसिव रिस्पॉन्स देना, फास्ट रिस्पॉन्स देना। और ये क्या चीज है बेटा? ये कोई जो है ना आपके पास, ये नई चीज आई है, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक। नई चीज क्या है? तो चीज पुरानी। ये है इक्वल, इक्वल रिस्पॉन्स। मतलब मैंने एक बंदा बैठा है, मैंने उसको हल्का सा यूं किया, उसने भी मुझे हल्का सा यूं कर दिया, मैंने हल्का सा यूं किया, उसने भी यूं किया। इक्वल मतलब मैंने जितनी जितनी परसेंटेज से प्राइस बढ़ाई है, अज्यूम करो 10% से प्राइस बढ़ाई है, डिमांड भी 10% से गिर रही है, तो ये आपके पास यूनिटरी इलास्टिक है। तो आपके पास क्या है? इक्वल रिस्पॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल, इक्वल रिस्पॉन्स। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि जितना भी एक्स परसेंटेज करूंगा इन सेलिंग प्राइस में, एक्स परसेंटेज फॉल होगा डिमांड में, सेम सेम रिएक्शन। अच्छा अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप बच्चों को हम इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहे, आपने मैशत नहीं संभालनी है, आपने कंपनी की मैशत संभालनी है, मुल्क की मैशत नहीं संभालनी है। आप इकोनॉमिस्ट नहीं बन रहे हो, आपके हाथ में एक डिसीजन मेकिंग पावर है कंपनी के लिए। तो आप कंपनी का जब, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, व्हाटएवर ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मुझे एज अ मैनेजर, एज अ डिसीजन मेकर, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का फैसला करूंगा तो डिमांड गिर जाएगी। हारिस भाई ख्याल करना यार। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये 3 सिचुएशन में से ये तो पागलपन की सिचुएशन है ना, पहली वाली, हल्का सा यूं छेड़ा, उसने उठा के चीजें तोड़ के फेंकना शुरू कर दी, तो उसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना? एग्रेसिव, एग्रेसिव पे कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाते। यहां पर थोड़ी सी सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा, डिमांड स्पीड में गिरेगी। यहां पर इक्वल, और यहां पे डिमांड स्लो स्लो, कछुए की तरह। सेलिंग प्राइस बढ़ाई, डिमांड थोड़ी सी, नहीं यार ज्यादा तंग नहीं कर यार, जा यहां से। तो ये जो है ना इन इलास्टिक, यहां पर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हो।
तो ये जो ना ये इनइलास्टिक, यहां पर सेलिंग प्राइस कैन बी फर्दर इंक्रीज इन दिस सिचुएशन, सेलिंग प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड। बेटा यहां पर आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। एक काम करो, परसेंटेज पे ले लेते हैं क्विकली क्विकली। यहां पर मैंने 10% से प्राइस बढ़ाई, 10% से, तो डिमांड गिर गई 15% से। ओए, डिमांड तो पागल हो गई है। यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ाई है, डिमांड 6% से गिरेगी, उस फ्रीक्वेंसी से भी कम से। यहां पर 10% से छेड़ूंगा तो 10% का रिएक्शन आएगा। अब क्या लिखा हुआ है, इफ पीईडी इंडिकेट्स दैट डिमांड इज एलास्टिक, ओए होए 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 होए, एलास्टिक, फास्ट रिस्पॉन्स, एग्रेसिव, पागलपन वाली। मैंने तो हल्की सी गुदगुदी की थी, उसने थप्पड़ लगा दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। एग्रेसिव रिस्पॉन्स, क्या बोला इसने, इफ पीईडी इंडिकेट्स डिमांड इज elastic, ये रहा elastic, prices should be increased in order to maximize the profit। नहीं भाई, इस सिचुएशन में तो प्राइस कम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने थोड़ी सी सेलिंग प्राइस कम कर दी ना, थोड़ी सी सेलिंग प्राइस कम कर दी, तो डिमांड स्पीड में बढ़ जाएगी। तो यहां पर तो बेटा हियर सेलिंग प्राइस शुड बी इन रिड्यूस्ड। पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेलिंग प्राइस हल्की सी में बढ़ाऊंगा ना, तो डिमांड तो स्पीड में गिर जाएगी। तो यहां पर तो ये करना ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बेहतरीन हो गया, सी आंसर हो गया इसका। जिन बच्चों ने सी किया था बेटा, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। तो अब इस बात को कंक्लूड करते हैं बेटा कि यहां पर क्या है, डिमांड तो वैसे ही इलास्टिक है, पागल हुई हुई है। तो यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस को ना कम करना चाहिए। मैंने हल्की सी सेलिंग प्राइस कम की ना, कम की, तो डिमांड ये स्पीड में बढ़ जाएगी, तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। तो डिमांड, इसने बोला है इलास्टिक में सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज करनी चाहिए। तो ये बेटा आपका ये छोटा सा ये टॉपिक भी रिवाइज हो गया और ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। एक केस ओटीक्यू हमने कर लिया और फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टाटा।